जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जितने भी बच्चे जेकेपी एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूं मेरा पढ़ाने का क्या तरीका रहेगा। जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशंस हैं, जितने भी 14 आई थिंक टॉपिक्स हैं, उसमें क्या करेंगे, हर एक टॉपिक के पीवाईक्यूज उठाएंगे। ठीक है, पहले देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क खेलेंगे। तो क्योंकि आपका सीबीटी एग्जाम हुआ था दूसरे वाला जेकेपी एसआई का, तो काफी शिफ्ट के क्वेश्चन हमें काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से हमें आइडिया मिलेगा कि क्या क्या पूछ रहा है। उसके रिलेटेड मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। फिर जो मैंने जो टॉपिक पढ़ाया हो उसकी प्लेलिस्ट आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आज जैसे मैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, आपने वो प्लेलिस्ट कवर कर देनी है। उसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक होगा वो हम साथ साथ मैं आपको उसी प्लेलिस्ट में अपडेट करता रहूंगा और आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी प्रिपरेशन की। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखो, ये क्वेश्चन हर एक आप खुद भी ट्राई कर सकते हो पहले, फिर आप एक्सप्लेनेशन को सुनोगे, बट मैं आपको एडिशनली भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता रहूंगा जैसा मैं पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका आई थिंक जो ऑफलाइन पेपर हुआ था पहले वाला 1.0 वहां का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये जो कुछ है सीबीटी के क्वेश्चन भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो सारे कवर करेंगे। अगर ये अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन कहता है, द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया दैट कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और एबॉलिश देम इज। मतलब कहता है कि इंडिया के पास फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, इंडिया में फाइनल अथॉरिटी किसके पास है, जो लॉ बना भी सकता है, एग्जिस्टिंग जो अभी ऑलरेडी लॉ है उनको चेंज भी कर सकता है और उनको खत्म भी कर सकता है। ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट। देखो, ना सुप्रीम कोर्ट नए लॉ बना सकता है, चेंज कर सकता है, अबॉलिश कर सकता है, ना प्रेसिडेंट इंडिविजुअली कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी इंडिविजुअली नहीं कर सकता। पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये सब मिलके एक पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है, ये जो पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं, जैसे आप मान लो लोकसभा में कोई बिल गया, उसमें लोकसभा ने उसको पास कर दिया, राज्यसभा फिर प्रेसिडेंट ने असेंट, तो फिर वो बना एक लॉ। तो मतलब लॉ जो बनाने का काम है वो पार्लियामेंट करती है। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी। देखो, इसका मैं आपको यहाँ पर ये आइडिया बता देता हूँ कि मैंने जो एनालाइज किया उसमें पार्लियामेंट के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पार्लियामेंट आप करोगे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपने कुछ चीजें याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स है ना, हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ मेंशन है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के साथ डील करता है। ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसी तरह जो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल है वो आर्टिकल 124 से स्टार्ट होते हैं और 147 तक जाते हैं। पहले तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, और एग्जाम में जाने से पहले आपने जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, मैं भी आपको एक वीडियो में डालूंगा। इसमें आपने एक तो याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 से लेकर 147, जो भी एडिशनल बताऊंगा लिख लो, कहीं पे काम आएगा। ठीक है, आर्टिकल 124 आपका पता क्या कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। इस्टेब्लिशमेंट इसकी कैसे होगी और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, मतलब इसमें कितने मेंबर्स होंगे, ये इसके साथ कौन सा डील करता है? आर्टिकल 124। तो आर्टिकल 124 सिंपली याद कर लो किसके साथ डील करता है? इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ डील करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद कर लिया। और सर सुप्रीम कोर्ट में कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 143। ये दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 124, एक 143। आर्टिकल 143 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है। मान लेते हैं प्रेसिडेंट को नहीं पता, देखो प्रेसिडेंट को नहीं पता कि किसी चीज में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या राय है, तो वो क्या कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता है कि मुझे नहीं पता चला, तो मुझे इसमें थोड़ा अपना कुछ आइडिया बता के मैं कैसे काम करूं। तो बेसिकली आर्टिकल 143 इसी के साथ डील करता है। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसको कंसल्ट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो किसको कंसल्ट कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को। ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 143। सर आप ये क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप 124 से 147 तक के आर्टिकल याद नहीं करोगे, आप पेपर में सुप्रीम कोर्ट ना के बराबर पढ़ के जाओगे, बट ये दो आर्टिकल कहीं पूछ ले तो आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं ना, तो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 52 आपने याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बता देता हूं। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, तो वो आर्टिकल 52 डील करता है। ठीक है, अब एक फर्क आपको यहां पे और बता देता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। अब यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंस में ये क्वेश्चन पूछता है, हु इज नोन एज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव? क्या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव किसको बोला जाता है और
हु इज नोन एज रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव मतलब ऐसे पूछ लेगा, या पूछ लेगा हु इज नोन एज डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। ठीक है, देखो कहने की बात है, आपको पता है जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो सेरिमोनियल पोस्ट है, मतलब एक नॉमिनल पोस्ट है, मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर नहीं होती है, बट सारा कुछ उसी के नाम पे होता है। ठीक है, तो मतलब अगर इंडिया में कुछ भी होगा ना वो प्रेसिडेंट के नाम पे होगा, बट आपको पता है कि पावर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो प्रेसिडेंट को बोला जाता है, और रियल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट होता है मतलब एग्जीक्यूशन करना, काम करने की रियल पावर किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इंडिया में जितने भी चीजें होती है वो प्रेसिडेंट के नाम पे होती है, बट अगर हम बात करें रियल पावर या डी फैक्टो पावर है वो किसके हाथ में होती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ होती है। ये चीजें आपने याद रखनी। ठीक है सर, आपने एक क्वेश्चन था 2 मिनट में 1 मिनट में हो जाना था, आपने इतना क्यों बताया? ये आपको पेपर में पता चलेगा, अभी जस्ट आप चीजें जो मैं बता रहा हूं वो साथ साथ कवर करते चलो। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आया था, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द 16th लोकसभा इलेक्शन। तो 16th लोकसभा इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बने थे? 16 लोकसभा इलेक्शंस बीजेपी जीती और प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे ये पूछा है। ठीक है, 16 लोकसभा इलेक्शंस हुए कब थे पहले ये आपको पता होना चाहिए, 2014 के इलेक्शंस को बोल जाते हैं 16 लोकसभा इलेक्शन। इन लोकसभा इलेक्शंस में जो 16 लोकसभा इलेक्शंस है इनको किसने जीता था? बेसिकली इसमें बीजेपी गवर्नमेंट जीती थी, और कौन बने थे प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी जी। कौन बने थे प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी जी। ये आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 17 जो है लोकसभा इलेक्शंस हुए उसके बारे में भी याद करना है, वो किसने जीते है? वो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने जीते, नरेंद्र मोदी बने। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसा क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा आइडिया रख लेना 16 लोकसभा इलेक्शन कब हुए, 17 कब हुए, 18 कब हुए, अभी कौन से हुए, इसमें कौन जीता है, ये कुछ चीजें आपको एग्जाम में याद करके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, ये दो चीजें अलग हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भारत का संविधान है, पहली बात वो अडॉप्ट कब हुआ, एक तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया। ठीक है, लागू कब हुआ, मतलब कब इनिशिएट हो गया, मतलब वो वही मानना शुरू कर दिया इंडिया में। तो हमारा जो भारत का संविधान है ना वो अडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 में, एडॉप्शन। और जो फोर्स में आया है वो है 26 जनवरी 1950। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने लाहौर सेशन में, आपको फ्रीडम स्ट्रगल में मैंने पढ़ा है कि लाहौर सेशन में हमने बोला था कि हम हर साल 26 जनवरी, लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, तब हमने बोला था कि हर साल 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे, हम एक इंडिपेंडेंस डे के रूप में बनाएंगे, इसलिए हमने 26 जनवरी 1950 को एज ए रिपब्लिक डे चुना और कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में इसी दिन लाया। ठीक है, बट अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। सर कहां पर लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल कि मैंने एक वीडियो लाई है, उसमें मैंने आपको पूरा प्रीएम्बल रटाया हुआ है। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट अभी शेयर कर दूंगा, नीचे लास्ट में बता दूंगा प्लेलिस्ट, उसमें प्रीएम्बल रटाया था। अगर आप उस प्रीएम्बल की वीडियो को देख लेते, इस पेपर में जितने भी शिफ्ट में प्रीएम्बल में क्वेश्चन आए थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो उससे बाहर था, सारे क्वेश्चन उस वीडियो से कवर हो जाते। मैं आपको गारंटीड देता हूं, जो मैं प्लेलिस्ट में आपके साथ शेयर करी वो मेरे आज के लेक्चर नहीं, वो मेरे पुराने लेक्चर, मे भी 5-6-7 महीने पुराने लेक्चर्स होंगे। अगर आप उन लेक्चर्स को सिंसियरिटी से देख लेते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में नहीं आया जो आपका कवर नहीं हो सकता, जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, वो प्लेलिस्ट आज सफिशिएंट, मतलब जो टॉपिक्स पढ़ाए, अभी कुछ मैंने ऐड करने, फॉर एग्जाम्पल मैंने पार्लियामेंट उसमें नहीं पढ़ाया था उस टाइम पे, मेरे पास टाइम नहीं था, तो पार्लियामेंट अब मैं इस बार पढ़ाऊंगा। तो बाकी जो जो पढ़ाए, जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाया, डीपीएसपी पढ़ाया हुआ, प्रीएम्बल पढ़ाया हुआ, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके यहां से कवर हो गए। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमने प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया। प्रीएम्बल फोर्स में कब आए? 26 जैन 1950। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको भारत का प्रीएम्बल याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद। प्रीएम्बल क्या है हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का? वी, देखो जैसे मेरे को याद है ना, वैसे आपको याद होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सिक्योर करेंगे टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। और यहां पर एक लाइन लिखी हुई है लास्ट में, अगर आप प्रीएम्बल में देखोगे, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। क्या लिखा हुआ है? दिस 26th डे ऑफ नवंबर 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये डेट बता रहा है कि 26 नवंबर 1949 को हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक क्या दे रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रीएम्बल में, प्रीएम्बल आपको पता, क्योंकि प्रीएम्बल में क्वेश्चन पता है कैसे पूछता है?
जैसे पूछेगा जस्टिस, तो जस्टिस में तीन चीजें प्रियम्बल में लिखी गई। एक है जस्टिस, सोशल जस्टिस होनी चाहिए, इकोनॉमिक एंड, ध्यान से सुनो मेरी लाइनें, ये काम आएंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल ऐसे मत सोचो कि ऐसे रैंडमली सर बोले जा रहे हैं। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जस्टिस में तीन चीजें लिखी है प्रियम्बल में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। पेपर में इधर ना तीसरे चौथा कोई क्वेश्चन डाल देगा, तो बोलेगा कि क्या ये जस्टिस में मेंशन है या नहीं है, तो आपको प्रियम्बल आता होगा तो बताओगे ना, या बोलेगा चार वर्ड लिख लेगा। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, सोवरेन, ठीक है, इधर सोशलिस्ट लिख लेगा, डेमोक्रेटिक लिख देगा और रिपब्लिक लिख लेगा। मान लेते हैं चार वर्ड, बोलेगा इनको सीक्वेंस में देखो, बताओ कौन सा पहले आता है। तो पहले सोवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ठीक है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसे चलते हैं। तो मतलब आपको पता होना चाहिए पहले कौन सा, तो ये तभी आएगा ना जब आपको प्रियम्बल आता होगा। प्रियम्बल वाली वीडियो में मैंने आपको प्रियम्बल याद करवाया था, फिर ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये आपको पढ़ने नहीं हो रहा होगा, थोड़ा लाइट है, बट फिर मैं बोलता हूं। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट वी आर अ सेकुलर कंट्री। हमारे प्रियम्बल में वर्ड मेंशन है सेकुलर। क्या है, देखो प्रियम्बल में वर्ड ऐसे मेंशन है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। तो ये जो प्रियम्बल में सेकुलर कंट्री इंडिया को बोला गया, तो इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, ठीक है, ये भी प्रियम्बल में बताया था। सेकुलरिज्म मतलब है फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू माइनॉरिटीज, मतलब माइनॉरिटीज को वर्शिप करने की फ्रीडम दी गई है। क्या इंडिया का सेकुलरिज्म का ये मतलब है सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन को दबा दो? क्या ऐसा इंडिया में होता है? नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। A system of political and social philosophy that does not favor any particular religious faith, separation of religion from state। देखो इंडिया, अब कंफ्यूजन बच्चों को इन दोनों में हुई थी। इंडिया में जो कंसेप्ट है ना, इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, वो ये कहता है कि जो हमारी इंडिया है ना, इंडिया स्टेट है, जो इंडिया मतलब गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को कभी फेवर नहीं करेगी। ये होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। एक होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म, जिसमें क्या होता है कि स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग, जैसे यूएसए वगैरह में चलता है, ठीक है, वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में ये ऐसा, जो प्रियम्बल में ऐसा मेंशन है कि इंडिया जो है एक पर्टिकुलर जो फेथ या रिलीजन को जो है वो प्रमोट नहीं करेगी। अब ये था कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और ये बच्चों का उस टाइम पे बहुत गलत हुआ था, बट मैंने जो वीडियो पढ़ाई थी, मैंने उसमें आपको ये चीज समझाई थी कि मतलब बेसिकली पॉजिटिव सेकुलरिज्म है इंडिया में। तो थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, बट देखो जब पेपर शीट्स में होता है ना, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं उनको, तब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बट अगर पेपर आपका वन डे एग्जामिनेशन होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो डायरेक्ट और कंसेप्चुअल दोनों मैंने वीडियोस में कवर करवाया हूं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। मतलब यहां से आप प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस तो समझ चुके हो कि प्रियम्बल आपने एग्जाम के लिए रट के जाना है, ठीक है। आज तो मैं आपको बता रहा हूं पढ़ना कैसा है, बाकी प्लेलिस्ट में पढ़ाया हुआ है, उसको देख के, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस देख के इस वीडियो को वापस क्वेश्चंस लगा लेना, आपको एक क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब हमारे भारत का संविधान ड्राफ्ट हो रहा था, हाउ मेनी सेशन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक। देखो हमारे भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, ठीक है। वो एक वीडियो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अच्छे से देख लें, सब कवर हो जाएगा। तो कितने बेसिकली सेशंस हुए थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने सेशंस कंडक्ट किए? 10 सेशन हुए, 13 सेशन हुए, 12 सेशन हुए या 11 सेशन हुए? तो कितने सेशंस हुए थे बेसिकली हमें ये बताएं। तो टोटल 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 साल 11 महीने, ये भी याद करो, अगली बार ये भी पूछ सकते हो, 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, मैंने उस वीडियो में पढ़ाया हुआ है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे इसका सिंबल क्या था, एलिफेंट था, ठीक है। ये पूछता क्वेश्चन, किसने बोला था, एक किसने ये आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, तो एमएन रॉय ने दिया था ये, ठीक है। एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? वो बीएन थे, सर बीएन राव थे, ठीक है। कौन? एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ऐसे क्वेश्चन जो फैक्चुअल क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछता है, वो वीडियोस में पढ़ाए हुए हैं, वो कवर कर। जैसे ये पूछ लिया ना कितने सेशन हुए, तो भाई अगली बार ये भी तो पूछ सकता है कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, रट लो, क्या जाएगा इसमें, कोई इतना मुश्किल तो है नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़ के जानी है। अभी तक जो हमने वीडियो इधर से सीखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको बोला है, 3 चीजें हैं जो आपके लिए रामबन इलाज करेंगे एग्जाम क्वालिफाई करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक आपका अपना कंसेप्ट, मतलब जो आप पढ़ोगे, लेक्चर्स तो आपने पढ़ना है या कहीं बुक से पढ़ना है। दूसरा, तीसरा जो आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में आपने ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस करना है, आपका एग्जाम ओएमआर बेस्ड होगा, और एमसीक्यूज लगाने। तो बाकी मॉक टेस्ट तो मैं ओएमआर शीट वाले प्रोवाइड आपको करूंगा इस सेक्शन फुल लेंथ, बट अभी के लिए आपको ये थोड़ी इन पीवाईक्यूज पे फोकस करो, इनसे सीखना है, पूछ क्या रहा है। बेसिकली आपको यहां से पता चल गया कि वो प्रियम्बल से क्वेश्चन पूछा है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा। अब देखते हैं और कहां से पूछता है। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, तो एक स्टेट के गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, या पार्लियामेंट? अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट कौन करता है? तो गवर्नर किसी भी स्टेट का जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। देखो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट
वही बोला ना, नॉमिनल प्रेसिडेंट है, डी फैक्टो जो है प्राइम मिनिस्टर है। बाकी सारा बेसिकली प्रेसिडेंट कोई भी काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे बिना नहीं कर सकते, एक दो काम छोड़ के। तो इसका मतलब रोल मेन गवर्नमेंट का ही होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर का ही होता है, प्रेसिडेंट बट यही अपॉइंट करते हैं। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रीडम का राइट छोड़ो, जो राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स, मतलब उसी में आता है राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल है। हमारा आर्टिकल जो है, आर्टिकल 12 से 35 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 3 में, कौन से पार्ट में, पार्ट 3 में, वो किसके साथ डील करता है, फंडामेंटल राइट्स। और ये रट के जाना एग्जाम में, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो पार्ट 1 जो है उसमें आर्टिकल 1 से 4 है जो डील करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के साथ। पार्ट 2 जो है जिसमें आर्टिकल 5 से 11 है जो सिटीजनशिप के साथ डील करते हैं। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35, ये याद करना है। पार्ट 4 में हमारे डीपीएसपी से 36 से 51 तक, वो भी इंपॉर्टेंट है। और 51A में हमारा पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं। ये सब तो अच्छे से रट के जाना। और प्रियम्बल, इसमें से क्वेश्चन आएगा, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन राइट टू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। इनमें से कौन सा राइट टू फ्रीडम में नहीं आता। देखो पहले आपको पता होना चाहिए राइट टू फ्रीडम आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 90। तो मतलब कौन से आर्टिकल में आ रहा है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 19 है वो हमें कुछ फ्रीडम प्रोवाइड करता है। उसमें ना पहले इनिशियली 7 तरह की फ्रीडम्स होती थी, एक हमने हटा दी। ओरिजिनली 7 ही, एक फ्रीडम हमने हटा दी। वो फ्रीडम क्या थी जो 19F में थी, वो थी राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। इसको हमने 44th अमेंडमेंट से हटा दिया, ठीक है। ये जब आप फंडामेंटल राइट्स की इन डेप्थ वाली वीडियो पढ़ोगे ना, 3 वीडियो मैंने फंडामेंटल राइट्स पे डाली, वहां पर क्लियर हो जाएगा। बट अभी सुन लो कि ओरिजिनली हमारा आर्टिकल 19 में 7 राइट्स की बात हुई थी फ्रीडम के, ठीक है, जिसमें एक हमने हटा दिया। तो एट प्रेजेंट कितने हैं यहाँ पर, 6 हैं, ये याद कर लें कितने हैं, 6। इसमें कौन कौन से, जो पहले वाला है वो बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबको बोलने का और एक्सप्रेस करने का हक है। दूसरा बोलता है कि सब पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, ठीक है, राइट है असेंबल होने का, पीसफुल विदाउट आर्म्स। तीसरा बोलता है कि एसोसिएशन बना सकते हैं हम, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन बना सकते हैं। उसके बाद बोलता है कि फ्रीली मूव कर सकते हैं इंडिया की किसी भी टेरिटरी में। और लास्ट छठा बोलता है कि हम किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई बिजनेस कर सकते हैं, मतलब वो हार्म नहीं करना चाहिए। ये 6। अब देखो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो ये तो नहीं हो सकता इसका आंसर। हमने बताना कौन सा नहीं है, ठीक है, नॉट इंक्लूडेड। कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो, ये भी अभी मैंने आपको बोला है। एसोसिएशन बना सकते हो, ये भी बोला है। राइट टू एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल, ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है फ्रीडम का, ठीक है, ये नहीं है। आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताऊं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 18 है ना, जो राइट टू इक्वालिटीज में आता है, राइट टू इक्वालिटी में 14 से 18 तक आता है, उसमें जो आर्टिकल 18 है ना, वो ये बोलता है एबोलिशन ऑफ टाइटल। भाई टाइटल्स होने ही नहीं चाहिए, एबोलिशन ऑफ टाइटल। अगर किसी को ये भी पता होता ना कि आर्टिकल 18 ही याद होता, वो तब भी इसको इनकरेक्ट कर देता। राइट टू एसेट फॉर मतलब टाइटल्स होने ही नहीं चाहिए। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के साथ आर्टिकल 18 डील करता है। एक और आर्टिकल हमने कवर कर लिया। अब आप बोलोगे सर हमें नहीं समझ आ रहा, आप रेंडमली 20 से उठा के पढ़ा रहे हो। देखो मैंने उन वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि क्या क्या एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उनके साथ साथ कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लग रही है मैं भी पूछे तो बता रहा हूं, बाकी आप उन वीडियोस को देखोगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। क्या सर वीडियोस देखनी मैंडेटरी है? नहीं। अगर आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं सक्सेसफुली, आपको कॉन्फिडेंस है कहीं से पढ़ा हुआ है तो मत देखो, बट अगर आपको लगता है कहीं पर भी वो है तो आप देख लो, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, डैश जस्टिस इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर आप बोल रहे थे अभी कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जस्टिस के अंदर 3 चीजें आती हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो यहाँ पर क्या है, सोशल तो ठीक है, पॉलिटिकल भी ठीक है, इकोनॉमिक भी ठीक है, रिलीजियस कहां से डाल दिया? तो दिस इज द करेक्ट आंसर, नॉट मेंशन पूछा है। तो भाई प्रीएम्बल को रट के जाना एग्जाम में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो यार प्रीएम्बल क्या होता है, किसी नोटबुक का जो पहला पेज होता है ना, किसी बुक का प्री पेज जो होता है वही प्रीएम्बल है, ठीक है। तो एन ए पालकी वाला ने कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। तो भाई प्रीएम्बल पता होगा सबसे पहले, तो तभी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझोगे, तो इसको अच्छे से देके जाना। हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट? सर हमें तो यही नहीं पता काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होती है, तो उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या बताएंगे? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या फाइनेंस मिनिस्टर? देखो ध्यान से सुनो, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बेसिकली बोला जाता है राज्यसभा को। किसको बोला जाता है? एट प्रेजेंट राज्यसभा जो है उसको पहले क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोला जाता है? राज्यसभा को बोला जाता है। पहले तो ये याद करो, ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको बोला जाता है अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसको क्या बोला जाता है? अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट।
दूसरा होता है लोकसभा। लोकसभा को पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपुलर हाउस, मतलब जहां पर हम सिलेक्ट करके भेजते हैं, पॉपुलर हाउस, जो हमारे मिनिस्टर सिलेक्ट करके भेजते हैं, पॉपुलर हाउस, ठीक है। ये होता है लोअर हाउस। क्या होता है? लोअर हाउस। इसको क्या बोलते हैं? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा में चेयरमैन का काम कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। ये चीज याद कर लेना। और जो लोकसभा में चेयरमैन का काम करते हैं, स्पीकर। कौन होते हैं? स्पीकर। रूलिंग पार्टी के होते हैं मैक्सिमम, मतलब जो जिसका गवर्नमेंट होती है उसी पार्टी के होते हैं स्पीकर, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहां पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आईडी 36 क्या कहता है? द टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। देखो, अब एक होते हैं लोकसभा में चले गए बंदे। अब क्या जितने लोकसभा में मेंबर्स होते हैं, क्या वो सारे के सारे मिनिस्टर्स होते हैं? नहीं होता ना ऐसे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कम बनते हैं, उससे भी कम कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। जैसे अमित शाह जी होम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसी तरह जैसे नितिन गडकरी जी रेलवे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर, ये कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर और कम होते हैं। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट मिनिस्टरों की बात नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस, मतलब देखो जितने आपके एमपी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका कितने परसेंट हो सकते हैं बस। मतलब आपके लोकसभा में जितने एमपीज हैं ना, लोकसभा में जितने एमपीज हैं, उनका कितना परसेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं, उससे क्रॉस नहीं कर सकते। 10%, 15, 20 या 25%। तो कितने परसेंट होते हैं? 15%। कितने परसेंट? 15% होते हैं, ठीक है। इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कुछ कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, वो किसके साथ होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के साथ इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? Which article of the Indian Constitution prohibits untouchability? देखो आपको ना सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने हैं। अब आर्टिकल तो बहुत हैं, 465 के अराउंड, उससे भी ज्यादा हो गए। अब इतने आर्टिकल्स आप याद करें, क्या कर सकते हो? नहीं, किसी ने भी नहीं करने होते। जैसे फंडामेंटल राइट्स कुछ इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे कुछ पार्लियामेंट के हैं, कुछ प्रेसिडेंट वाले हैं, कुछ जैसे सुप्रीम कोर्ट एक दो बता दी, ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैं आपको किसी एक वीडियो में ला के बता दूं, आप मुझे याद करवाते रहना बस, ठीक है, मैं करवा दूंगा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी? तो जो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनटचेबिलिटी, छुआछूत को रोकता है, आर्टिकल 16, 17, 18 और 9। देखो आर्टिकल 18 तो मैं आपको बता चुका हूं ना यार, अब आपको भूलना नहीं है। अब भाई आप पढ़ के आए एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है, नहीं याद आ रहा है, इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन नहीं है। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी के साथ डील करे। ये सारे किस में आ रहे हैं? ये सारे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आ रहे हैं। ये सारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं और इन फंडामेंटल राइट्स को भी हम फर्दर तोड़ देते हैं। जो आर्टिकल 14 से 18 है ना, 12 से 35 के बीच में ही 14 से 18, ये 5 आर्टिकल, इनको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी। तो ये 16 राइट टू इक्वलिटी में ही आता है, 17 भी राइट टू इक्वलिटी में आता है, 18 भी राइट टू इक्वलिटी में आता है। तो आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को रोकता है, ये याद कर लो। आर्टिकल 18 टाइटल्स को एबॉलिश करता है, ये इसके काम करता है। आर्टिकल 16 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 16 बोलता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मतलब जैसे जॉब वगैरह में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ये बोलता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा होता नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पर ये चीज बोली गई है कि क्योंकि मतलब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को प्रमोट करने के लिए थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो बेसिकली आपने याद रखना आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ डील करता है, ठीक है। आर्टिकल 14 भी देख लो, इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पूछेगा एग्जाम में इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब क्वेश्चन पता क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आर्टिकल 15 में इनमें से कौन सा मेंशन नहीं है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 15 बोलता है कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किस किस बेसिस में? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसको छोड़ के कोई और ऐड हो रहा है, इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है। ऐसी चीजें, ऐसी प्रिपरेशन करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 आईडी के तहत क्वेश्चन आपका क्या कहता है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको बोला गया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्हीं को मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उनके जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। ये भी याद कर लें, ऐसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोल रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो मैं ऐसे एडिशनली बता रहा हूँ, बट ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द यूनियन? तो सुप्रीम कमांडर कौन है डिफेंस फोर्स ऑफ द यूनियन के? देखो आर्मी के ऊपर अगर कोई हेड है ना, तो वो कौन है? मतलब जो भी कमांडर है वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन होते हैं? मैंने आपको बोला ना, जो भी सेरेमोनियल पोजीशन है, नॉमिनल पोजीशन है, वो सारी प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट का मैंने आपको याद करवाया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे। आर्टिकल 54 जो है इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ डील करता है। आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट का, ये होता है आर्टिकल 72 डील करता है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट के पास ही फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सजा सुना दी किसी बंदे को, उसके बाद भी वो बंदा अगर प्रेसिडेंट को अपील करेगा, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको माफ कर सकते हैं, ठीक है, उसको उसकी सजा को कम कर सकते हैं, उसकी हार्शनेस को कम कर सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट को खत्म कर सकते हैं, इवन डेथ सेंटेंस को भी खत्म कर सकते हैं। आर्टिकल 72 इसके साथ डील करता है, ठीक है, ये याद कर लो, आर्टिकल 72 डील करता है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के साथ, ये रट लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पर्टेन्स टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? बजट। बजट कोई वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, बजट की जगह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली इकोनॉमी का भी क्वेश्चन है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ये इकोनॉमी में कंसीडर करो। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सा आर्टिकल डील करता है? आर्टिकल 111, 112, 113 या 114। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि कौन सा आर्टिकल जो है बेसिकली डील करता है, तो आर्टिकल 112 जो है वो डील करता है किसके साथ? हमारे बजट के साथ ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको एग्जाम में जाने से पहले याद करने पड़ेंगे, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो देखो आप बोर मत हो जाओ इन चीजों से, जिसमें आपको अभी अभी आपको ऐसा लग रहा होगा, देखो यार हर कोई ऐसा परफेक्ट नहीं होता है, हर कोई को हर एक नॉलेज नहीं होती है, तो ऐसे घबराना नहीं कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते, अभी आपने स्टार्ट किया है, मैं आपको कुछ चीजें साथ साथ बता रहा हूं। जब आप वीडियोस देखोगे या कहीं से पढ़ोगे ना, जो मेरे ये वर्ड्स हैं ना, जो मैंने नई नई चीजें बताई, ये आपको याद आएंगी और ये इंपॉर्टेंट चीजें, फिर आप रिलेट करके अच्छे से पढ़ पाओगे। मैं जब भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करवाता हूँ, जब मैं जूनियर असिस्टेंट प्रिपरेशन, सबसे पहले मैं पीवाईक्यूज ही डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया मिले पढ़ना क्या है, थोड़ा ये होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो ऐसी बात नहीं है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, देखो ये मैंने कल टाइम निकाल के आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, ये देखो, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जेकेपीएसआई। तो जेकेपीएसआई की एक प्लेलिस्ट तैयार, इसमें 19 वीडियोस अभी अपलोडेड है। ये 19 की 19 वीडियोस आपको 4-5 दिनों में कवर कर लेनी है। मैं आपको गारंटीड देता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से अगर आएगा तो वो गलत नहीं हो। इनको छोड़ के जो और टॉपिक्स पढ़ाने हैं वो धीरे धीरे मैं लेक्चर्स लाऊंगा। इसी तरह बाकी पोर्शन अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं बाकी पोर्शन के भी इसी तरह पीवाईक्यूज ला के आपको बताऊंगा कि आपने किन किन पोर्शन पे इंफेसाइज करा। तो पहले वो करो, पहले इंपॉर्टेंट चीजें करो। टाइम अगर एक्सटेंड आपको मिल गया थोड़ा और टाइम पढ़ने का, तो फिर आप थोड़ा एडिशनली एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे, बट इंपॉर्टेंट चीजें तो पहले करना जरूरी है, ठीक है। तो ये आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो, सारा यूट्यूब में ही डाला हुआ है, ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। और ना ये सब्सक्राइबर इसके 51.3 के हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है, सब्सक्राइब करके और शेयर भी कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं यार, तो 3-4 क्वेश्चन और स्टडी कर लेते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मैं शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा जहां पे हम करते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां पे टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जो बचे हुए क्वेश्चन 3-4 रह जाएंगे उनको आप अपने एंड पे ट्राई कर लेना, पीडीएफ वगैरह वहीं पे डालूंगा मैं। इन इंडियन प्रीएम्बल द इंस्पिरेशन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच रेवोल्यूशन। आप देखो ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने काफी चीजें कहीं से ली हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, पहले जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे तो एक एक्ट था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या बोलते थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको बोला जाता है ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैक्सिमम चीजें यहीं से ली हैं, पर बाकी हमने कुछ कहीं से ली, जैसे आयरलैंड से हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिए, तो डीपीएसपी पूछे तो आयरलैंड से लिए। फंडामेंटल राइट्स पूछे यूएसए से लिए, ठीक है, ये चीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ली तो मतलब यूएसएसआर, रशिया से ली। वही पूछा कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हमने कहां से लिया, हमारे प्रीएम्बल में जो मेंशन है ये सारा हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया। कहां से लिया? फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप जो मैंने वीडियो पढ़ाई उसमें एक टेबल लगा के ना, चिपका के आपको याद करवाया था यहाँ पे कहां से क्या क्या लिया, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। वीडियोस देखोगे ना वो 90s में आपको कवर हो जाएगा। प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन द प्रेसिडेंट, जो भारत के प्रेसिडेंट हैं वो जब शपथ लेते हैं तो वो किसकी प्रेजेंस में लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, होम अफेयर्स मिनिस्टर। अगर बोलता प्राइम मिनिस्टर किसकी प्रेजेंस में लेते हैं तो आंसर प्रेसिडेंट होता। ये पूछा प्रेसिडेंट किसकी प्रेजेंस में ओथ लेते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस नहीं होंगे तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी प्रेजेंस में क्या होते हैं? प्रेसिडेंट जो है शपथ लेते हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी मिनिस्टर चुन जाते हैं वो किसके सामने शपथ लेते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है, दिस इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है अकॉर्डिंग टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किस राइट की बात हो रही है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डैश एम्प्लॉयमेंट। तो 14 साल से कम बच्चों को किसमें एम्प्लॉय नहीं होने दिया जाता? फिक्स टर्म, हैजार्डस, कैजुअल या कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर, इसने आंसर गलत दिया था बच्चे ने, इस क्वेश्चन का आंसर है हैजार्डस। हैजार्डस देखो ध्यान से सुनो, ये पहली बात तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कहां पे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उसमें जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है ना, ये एक्सप्लॉयटेशन मतलब जो हम एक्सप्लॉइट करते हैं उसके साथ डील करता है। तो 23 ये बोलता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब जो
लोगों को बेचते हैं ना, ऐसे जैसे प्रोस्टिट्यूट वगैरह करने के लिए, मतलब ऐसे कुछ करने के लिए बेच देते हैं लोगों को, ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग से उनके बॉडी पार्ट्स निकालने के लिए, वो उसको रोकता है आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 बच्चों के लिए है कि बच्चों को फैक्ट्रीज में नहीं लगाना, ठीक है। आर्टिकल 24 किसके साथ डील करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, उसके साथ डील करता है। अब ये जो आर्टिकल 24 था ना, इसमें बेसिकली ये बोला गया था, स्टार्टिंग में ये बोला गया था कि जो बच्चे होंगे 14 साल से नीचे वाले, ध्यान से सुनो, 14 साल से नीचे वाले जो हैं बच्चे होंगे उनको हैजार्डस में नहीं लगाना है, ठीक है, हैजार्डस में नहीं लगाना है। ये बेसिकली कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 24 इसमें बोलता है, ठीक है। तो ये याद कर लो, ऑप्शन बी तक है। बाद में इसमें अमेंडमेंट भी हुई थी 2016 वाली, और मैंने पढ़ाई हुई है, जब आप फंडामेंटल राइट देखोगे वहां पर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कौन सा प्रीएम्बल में नहीं है। तो भाई अगर प्रीएम्बल आएगा तो पता होगा ना, तो प्रीएम्बल मैंने आपको सुना दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो सोशलिस्ट भी बोला, डेमोक्रेटिक बोला, रिपब्लिक बोला, बट मैंने फेडरल नहीं बोला, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा नहीं है प्रीएम्बल में, फेडरल नहीं। इसका मतलब प्रीएम्बल तो रटना पड़ेगा भाई, मैं उस वीडियो में भी आपको बड़ा बोला था प्रीएम्बल पढ़ के जाना। तो ये डिफरेंट शिफ्ट्स के क्वेश्चन, तो मतलब मुझे लगता है हर शिफ्ट में प्रीएम्बल में क्वेश्चन आया। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी नहीं है, तो मे भी बाकी क्वेश्चन मैंने सारे देखे नहीं, उनमें आया हो। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रीएम्बल में क्या कभी अमेंडमेंट हुई है, मतलब उसमें कुछ ऐड हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। 42nd अमेंडमेंट हुई थी ना कॉन्स्टिट्यूशन की, कब हुई थी सर, 1976 में। उसमें हमने प्रीएम्बल में 3 वर्ड ऐड किए थे, एक सोशलिस्ट, ये पूछता है एग्जाम में कौन से 3 वर्ड ऐड, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड हमने ऐड किए थे, ठीक है। तो ये आप देख लेना, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको भी आप एक बार नजर लगा लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 18 क्वेश्चन हो गए, ये 2 क्वेश्चन और कवर करते हैं, 20 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए। उसके बाद कोई 3-4 क्वेश्चन जो हैं इसके बाद बचेंगे, वो आप होमवर्क करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। हाउ मेनी टोटल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब राज्यसभा में टोटल कितने रिप्रेजेंटेटिव है, ये मैं इसलिए होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि आप सर्च करोगे राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, और साथ साथ ये भी पढ़ लेना लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, सर आपने पढ़ाया था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट भी था, 19 में कुछ आता था, ठीक है, 19F में था, बट आपने बोला था इसको डिलीट कर दिया बाद में। तो बेसिकली क्या था, ध्यान से सुनो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 2 आर्टिकल्स हैं जो राइट टू प्रॉपर्टी के साथ डील करते हैं, एक आर्टिकल 19F और एक डेडिकेटेड आर्टिकल 31 जो था ना, वो राइट टू प्रॉपर्टी के साथ डील करता था। बट हमने जो एक अमेंडमेंट करी 44th अमेंडमेंट, कौन सी 44th अमेंडमेंट जो थी उसमें 1978 में आई थिंक, इसमें हमने क्या किया, इनको क्या कर दिया, हटा दिया, फंडामेंटल राइट्स को एज मतलब इसको राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया। देखो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है ना, जब भी हमसे कोई छीने हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फंडामेंटल, फिर कोर्ट रेट इश्यू करता है, फंडामेंटल राइट्स में बहुत फायदा होता है। बट अगर प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट दे दें फिर तो गवर्नमेंट रोड भी नहीं बना पाएगी, तो बड़े इश्यू बनते हैं, इसलिए हमने फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया, ठीक है। तो अब इसको जब हमने हटाया तो इसको हमने कहां पर डाल दिया, आर्टिकल 300A में। अब जब ये आर्टिकल 300A में आया तो अभी भी ये राइट तो है, मतलब ये अब हमारा लीगल राइट है, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी था। फंडामेंटल राइट से तो हमने इसको निकाल दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो है ही नहीं, नेचुरल राइट तो क्या कुछ नहीं होता, लीगल राइट है बेसिकली हमारा, क्योंकि अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है तो हमें राइट है इसका, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये थोड़ा डीप क्वेश्चन था, बट अगर आप वीडियो देखोगे तो वहां पर मैंने एक्सप्लेन करा हुआ था, ठीक है। सर आप ऐसे बोल रहे हो, बाकी हम जब आप बाद में वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आप देख लेना फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने पढ़ाया था यार, अच्छे से पढ़ाया था उन दिनों में, शायद केएस का भी था प्रीलिम, तो दोनों ही इकट्ठे ही चल रहे थे, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए थे ये टॉपिक, इसलिए बोल रहा हूँ उन वीडियोस को देख लेना। देखो जैसे अभी आपको पता चला प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज का क्वेश्चन नहीं है बट इक्वली इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारी पॉलिटी में आपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लेने, बस इतने में काम बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इंफेसाइज करो, बाकी ये 3-4 क्वेश्चन बच गए, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, पीडीएफ शेयर करूंगा, वहां से कर लेना। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और शेयर भी करो यार दूसरों के साथ, ताकि अगर आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, बच्चों तक पहुंचना चाहिए, तो आपकी पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बाकी आप जुड़े, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़े, वहां पर ही मैं शेयर करता हूं कि कब कब क्या आएगा। अब अगर आपको देखो, अब सिंपली आपके लिए क्वेश्चन है, आपके रिस्पांस के बेसिस पे वीडियो आएगी, अगर आप सिंसियरिटी से नहीं पढ़ोगे, टाइमली वीडियो नहीं देखोगे, मतलब आप बिल्कुल ऐसे 100 बच्चे ही है सिर्फ ये काइंड ऑफ, तो मैं सीरीज नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के बच्चे भी है, मैंने उनकी भी क्लासेस देखने हाई कोर्ट वाले। अगर आप सिंसियरिटी से पढ़ोगे, मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, मैं क्लासेस रेगुलर लाने की कोशिश करूंगा। और दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि जैसे इसको एनालाइज करा पीवाईक्यूज को,
अब बाकी जो 13 टॉपिक्स बच गए उनके भी पीवाईक्यू इसी तरह एनालाइज करने, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कल परसों उसकी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बाकी इसके बीच बीच में इसी प्लेलिस्ट में टॉपिक्स ऐड होते जाएंगे, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको क्लियर, अगर आप मेरे से ये एक्सपेक्ट करें कि अब मैं डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट्स की वापस वीडियो लाऊंगा, तो मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो में बिल्कुल डेडिकेशन से पढ़ाया हुआ है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो वहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अपना रिस्पॉन्स मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।